हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोग एप्टीट्यूड का कुछ वीडियोस बनाए थे, ठीक है। अब आगे हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर कुछ वीडियो बनाएं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम चूज़ किए हैं वो है सर्किट थ्योरी। इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो डीसी नेटवर्क ये सब आएगा, फिर नॉर्मल थ्योरम्स जो भी कुछ आएंगे वो सारा इसमें रहेगा। फिर ये बीटेक सेकेंड ईयर का बच्चा लोग के सिलेबस में ये है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सर्किट थ्योरी, कुछ बुक्स में लिखा रहता है नेटवर्क थ्योरी। तो सबसे पहला चीज है कि नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस क्या है। सबसे बेसिक चीज, सर्किट शुड बी क्लोज्ड, सर्किट हैज क्लोज्ड पाथ। और नेटवर्क मे और मे नॉट बी क्लोज्ड। नेटवर्क मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, बस यही बेसिक डिफरेंस। नॉर्मल कुछ भी एलिमेंट्स ले लिए, ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा नेटवर्क हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ है सर्किट, मतलब कि क्लोज्ड है, कुछ करंट का फ्लो हो सकता है, तो इसको हम लोग सर्किट बोलते हैं। यही बेसिक मेरा डेफिनेशन है, सर्किट और नेटवर्क का डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद अब इलेक्ट्रिकल में आते हैं। तो सबसे पहला चीज मेरा होता है चार्ज। चार्ज ही ऐसा चीज है जिसके कारण कि मेरा इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच देयर इज इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन। चार्ज इज प्रॉपर्टी of electricity because of which electrical phenomena exists. ठीक, तो चार्ज क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट मेरा फ्लो करता है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ये याद कर लीजिएगा। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इसी का पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये पहला चीज होता है। इसके बाद जो मेरा डेफिनेशन आता है वो आता है करंट का, ठीक। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। चार्ज किस चीज में है, कूलम में। इसका यूनिट क्या होता है करंट का, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। कैपिटल ए के टर्म में हम लोग लिखते हैं। एक चीज और, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां तक कुछ भी
डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। एक कैपेसिटर का करंट का मेरे पास डायग्राम दिया हुआ है मान लीजिए, और आपको चार्ज निकालने बोल रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, तो चार्ज तो निकल ही जाएगा। मान लीजिए कुछ भी ऐसा है, फाइव एम्पियर, सॉरी ये 0 हो गया, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कैपेसिटर। Capacitor is given in the figure. Find charge accumulated by 3 seconds. Up to 3 seconds. ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। हमको पता है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यहां तक पता है। हम यहां से लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, यहां से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो आई इंटू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। तो हमको 3 सेकेंड्स तक निकालना है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 3 सेकेंड्स तक, वही तो मेरा चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। 3 सेकेंड्स यहां कहीं पे रहेगा, 3 सेकेंड्स पे ये वैल्यू क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन है 2.5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको निकालना है एरिया इसका। ठीक है, कैसे निकलेगा, दो ऑप्शन है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, फिर इसका एरिया निकालिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए। बहुत लफड़ा है। हम लोग क्या काम करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसको हटा देंगे। ये जो एरिया है इसको अगर हम हटा देंगे पूरे ट्रायंगल से, तो फिर एरिया निकल जाएगा मेरा जो भी हमको चाहिए। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा 3 है, ये हाइट 2.5 है, मान लो इसका वैल्यू A2। ठीक है, टोटल का एरिया A1 मान लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज A। तो A इज इक्वल टू A1 माइनस A2। ठीक है, A2 का वैल्यू निकालते हैं। A2 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना हो गया 1, हाइट कितना हो गया 5/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4। ठीक, A1 का वैल्यू निकालते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है 4, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी हाइट है 5, इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरा 10। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर एरिया कितना हो जाएगा मेरा, टोटल एरिया इज 10 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 8.75 कूलम। तो टोटल चार्ज स्टोर्ड कितना हो जाएगा, 8.75 कूलम। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह कभी कभी क्या करेगा, आपको चार्ज का दे देगा, करंट निकालने बोलेगा, तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर देना है बस। ठीक, इसके बाद जो डेफिनेशन आता है मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर वोल्टेज बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर वोल्टेज भी बोलते हैं। ये क्या होता है, डेफिनेशन है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a point। डिनोट कैसे करते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी। इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। दूसरा यूनिट होता है मेरा वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ऑल्सो स्केलर। अब हम लोग ओम्स लॉ पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, current density is directly proportional to electric field intensity। या फिर जे, जे हम लोग बोलते हैं करंट फील्ड, करंट डेंसिटी को, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा इज कंडक्टिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बहुत बच्चे इसको नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं, आगे जो हम लिखेंगे वो आप लोग देखे होंगे। J को हम लोग लिख सकते हैं I बाई ए, वेयर I इज करंट, A इज एरिया। सिग्मा अगर कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी 1/2,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं हम लोग V अपॉन L। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हमको इसको रीअरेंज करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू रो एल, इधर से ऊपर आ गया, ए इज इक्वल टू रो एल बाय ए जो है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I इंटू आर इज इक्वल टू वी। ये आप लोग देखे होंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, ये मेरा ओम्स लॉ। बच्चे लोग डेफिनेशन में क्या बोलते हैं हमको, जब भी हम पूछते हैं वोल्टेज अक्रॉस अ एलिमेंट, बट ऐसा नहीं होता है। मेरे पास वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड करंट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस वन विल बी द सोर्स, दिस वन विल बी द इफेक्ट, वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट। इसका डेफिनेशन क्या होता है ओम्स लॉ का, current flowing through a element the current flowing through an element is directly proportional to voltage applied provided temperature should be constant। इस डेफिनेशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 90% बच्चे गलती आंसर बोलते हैं। ये मेरा ओम्स लॉ होता है। ग्राफ कैसा बनेगा, जो भी मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लिखते हैं। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, यहां से देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स है v, y है i, तो m क्या हो गया 1/r। इसका स्लोप है मेरा कंडक्टेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस। इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिए। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अपोज द करंट। to oppose the flow of current। इक्वेशन कैसा होता है, अभी हम लोग देखे थे, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ओम। ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। आर के लिए हो गया ओम, ए के लिए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो इसका यूनिट मेरा हो जाता है रेजिस्टिविटी का ओम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछता है। उसका ऐसा यूनिट नहीं पूछेगा बट रेजिस्टिविटी का पूछता है। इसके बाद हम लोग अगले चीज में आते हैं, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग अभी तक जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो बोले कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, ताकि मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब कि मेरा रेजिस्टेंस वैरी करता होगा टेम्परेचर के साथ। तो कैसे वैरी करता है वो हम लोग देखेंगे। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। कुछ अल्फा होता है। तो अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ने के साथ अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वैसे ये आपने देखा होगा, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है मतलब टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव है। इसी को बोलते हैं अल्फा ग्रेटर देन 0। किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स का मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जिसमें अल्फा नेगेटिव होगा। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। किसका होता है ये जनरली, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कुछ कुछ चीजों का, कुछ एलॉय का नियरली 0 होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। एग्जाम्पल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछता है। कुछ मैग्नीन, यूरेका, EUREK, ये सब याद कर लीजिए। ग्राफ अगर हम लोग बनाएं इसका तो क्या होगा, विथ चेंज इन टेम्परेचर अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, मेरा कंडक्टर होगा। अगर मेरा रेजिस्टेंस घट रहा है ये क्या होगा, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर लिखा है, ये मेरा रेजिस्टेंस।
ठीक है, ये ग्राफ याद कीजिए। चलिए नया एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मेरा वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है किसी एक कंडक्टर का। ये किसी टेम्परेचर T1 पे निकाले थे हम लोग, ये किसी टेम्परेचर T2 पे निकाले। क्वेश्चन क्या है? वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। ऑफ अ कंडक्टर is given at two different temperature. What is the relation between T and T2? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज हमको क्या देखना है? कंडक्टर दिया हुआ है, कंडक्टर है, इसका मतलब मेरा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सॉल्यूशन, कंडक्टर मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा मेरा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये चीज नोट करिए। दूसरा चीज, ग्राफ में हमको IV कैरेक्टरिस्टिक में हमको पता था, या VI कैरेक्टरिस्टिक में जो स्लोप होता है 1/r होता है, इतना हमको पता है। स्लोप किसका ज्यादा है? मेरा T2 का ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/r2 इज ग्रेटर देन 1/T2, 1/r1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, R1 अगर ग्रेटर है तो T1 ग्रेटर होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। T अगर बढ़ रहा है तो मेरा R भी बढ़ रहा है। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आपको चेंज कर सकता था, यहाँ कंडक्टर की जगह पे लिख देगा इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर लिख देगा तो क्या हो जाएगा मेरा? टेम्परेचर बढ़ने से इंसुलेटर का रेजिस्टेंस घटेगा, इसका मतलब T1 विल बी लेस देन T2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू dW/dt। ठीक,
इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। ये क्या हो गया मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। डी डब्ल्यू बाई डी क्यू क्या था, पोटेंशियल, तो वी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। इसका यूनिट क्या होता है, वाट। अगर कोई रेजिस्टर है मेरा, एक सोर्स वोल्टेज है, रेजिस्टर है, कुछ करंट फ्लो करता है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टर के लिए पावर इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, यहाँ से हो गया मेरा I। दूसरा एक और इक्वेशन क्या हो सकता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू वी अपॉन आर, यहाँ से हो जाएगा मेरा वी स्क्वायर बाई आर। ये दो इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या होगा, एनर्जी। पावर पता है तो एनर्जी आराम से निकल जाएगा। पावर का क्या था, वी आई डी टी, वी आई सॉरी, तो एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। और भी क्या क्या इक्वेशन हो सकता है, ये सारे बेसिक। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। पहला क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। दूसरा यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। थर्ड एक्टिव पैसिव। फोर्थ लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। सबसे पहला मेरा आता है लीनियर एलिमेंट एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर किसको बोलते हैं, जो सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा उसको लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। एक और चीज क्या होता है, हुज कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू ऑरिजिन।
एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा लीनियर का? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। नॉन लीनियर क्या हो जाएगा? जो सुपरपोजिशन थ्योरम को या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। तो नॉन लीनियर का एग्जांपल मैं यही दे देता हूं, डायट, ट्रायक। फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको रियल ट्रांसफार्मर, दैट इज आल्सो नॉन लीनियर, रियल ट्रांसफार्मर। अगला क्या है मेरा? यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। बायलैटरल किसको बोलते हैं? जिसका कैरेक्टरिस्टिक दोनों क्वाड्रेंट में सेम हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेम हो। मतलब कि अगर हम किसी वोल्टेज सोर्स को ऐसे लगाए हुए हैं, पॉजिटिव कोई एक एलिमेंट है, कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम उसके टर्मिनल को अपोजिट कर देंगे तो उसमें हमको माइनस आई करंट फ्लो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। उसी को हम लोग बोलते हैं बायलैटरल। मतलब कि जिसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होना चाहिए, उसको बायलैटरल बोलते हैं। अगर सेम नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल। तो बायलैटरल का एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरा? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। यूनिलैटरल में क्या हो जाएगा मेरा? डायोड, एससीआर। अगला क्या है मेरा? एक्टिव एंड पैसिव, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव। Element which has the capability of transforming a signal, generating a signal are known as active elements. Generating a signal or amplifying a signal. उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। पैसिव क्या हो जाएगा? जिसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। तो एक्टिव क्या क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सारे मेरे एक्टिव में आते हैं। पैसिव में क्या आ जाएंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज अ पैसिव डिवाइस, ये एकदम याद कर लीजिएगा। आरएलसी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला है मेरा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड वो जैसे नॉर्मल रजिस्टर हो गया, नॉर्मल इंडक्टर हो गया, जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको लम्प्ड बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन में जहां पे हम लोग रजिस्टर, इंडक्टर, ये सब हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का क्या होता है? हर जगह रजिस्टर रहेगा, हर जगह रेजिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। लम्प्ड मतलब जो किसी एक जगह पे हम लोग रख सकते हैं। लैब में जो मेरा रजिस्टर होता है वो सारा लम्प्ड हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। जिसका रेजिस्टेंस टाइम के साथ, रेजिस्टेंस नहीं, जिसका प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होगा उसको टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे, जिसका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा उसको टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स मतलब क्वेश्चंस टू ग्राफ हाउ टू नो विच टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। लम्प्ड और ये तो पता नहीं चलेगा, बट एक्टिव, यूनिलैटरल एंड लीनियर, ये तीनों हमको पता चलना चाहिए। ग्राफ मेरा दिया रहेगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक। हमको बताना है मेरा एलिमेंट लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, एक्टिव है, पैसिव है।
मैं पहले बना देता हूँ कुछ ग्राफ, उसके बाद सोचा जाएगा। ये मेरा ओरिजिन से बात है। देखते जाइए। ये मेरा लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन है पासिंग टू ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा, मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा। आता है यूनिलैटरल बायलैटरल। इसमें दोनों मेरा क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ है। जहां मेरा दोनों क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ रहेगा उसको हम लोग बायलैटरल बोलेंगे। तो ये मेरा बायलैटरल हो गया। इसमें मेरा दोनों तरफ सेम ग्राफ नहीं है तो इसको हम लोग यूनिलैटरल बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, बायलैटरल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, यूनिलैटरल। अब आते हैं एक्टिव पैसिव में। जब भी मेरा ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा वो पैसिव रहेगा। ठीक है, इसमें आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर स्लोप में किसी भी जगह पे, अगर ग्राफ में स्लोप किसी भी जगह पे निगेटिव हो जा रहा है तो मेरा वो एक्टिव डिवाइस है। ये नोट कर लीजिएगा कहीं अच्छे से। तो हमको बस चेक करना है कहां पे मेरा स्लोप निगेटिव हो रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पे मेरा स्लोप निगेटिव हो जा रहा है तो वो मेरा एक्टिव डिवाइस होगा। ठीक है, इसमें मेरा स्लोप क्या है, हर जगह पॉजिटिव है तो ये मेरा पैसिव डिवाइस है। इसमें भी मेरा पॉजिटिव है, नहीं तो फिर जीरो है, जो भी कुछ है, तो ये भी मेरा पैसिव डिवाइस हो जाएगा। इसमें भी मेरा पॉजिटिव है, नहीं तो फिर जीरो है, तो ये मेरा पैसिव डिवाइस हो जाएगा। इसमें देखिए, इधर तो मेरा पॉजिटिव बट यहां नेगेटिव स्लोप है। अगर किसी भी जगह पे मेरा स्लोप नेगेटिव हो रहा है तो वो मेरा एक्टिव एलिमेंट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ सोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक है।